पर्दे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कैसी बिसात बिछाई जा रही थी, जिसकी भी इस्लामाबाद के ऊंचे ऊंचे गलियारों और रावलपिंडी के फौजी मुख्यालयों में बैठे हुक्मरानों को कानो खान नहीं थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में बड़ी बड़ी फाइलें तैयार की जा रही थी। वहां के कूटनीतिज्ञों के महंगे सूट बूट सिले जा रहे थे और पाकिस्तानी फौज के आका अपनी पीठ थपथपाते हुए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वैश्विक स्तर की महाबैठक की मेजबानी इस बार हर हाल में पाकिस्तान की धरती यानी कि इस्लामाबाद को ही मिलेगी, जिससे पूरी दुनिया में उनकी झूठी धाक चौंक जाएगी और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चौधरी बनकर उठेंगे। पाकिस्तानी मीडिया भी इसी बात को ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करने की तैयारी में जुटा था कि अब उनका मुल्क दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच मसीहा बनने जा रहा है, जिससे उनकी सारी आर्थिक कंगाली और कूटनीतिक अलगाव के काले बादल छट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो ना पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ तान्या। दरअसल मुलाकातों का दौर खाका तैयार हो रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरान बंद कमरों में बैठकर दिल ही दिल में कूटनीति का सिकंदर बनने के हसीनों सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि इस समझौते के बाद उनकी कंगाली भी दूर हो जाएगी और झोली में कुछ डॉलर गिर जाएंगे, लेकिन तभी अचानक अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर पर्दे के पीछे से एक ऐसी घातक चाल चली गई जिसने रातों रात इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए और उनके सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। अचानक वैश्विक राजनीति में एक ऐसा यूटर्न आया जिसने पाकिस्तान के सारे अरमानों पर बेरहमी से पानी फेर दिया और उसे दुनिया के सामने एक ऐसी शर्मनाक जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ और सिर्फ रुसवाई, अपमान और गहरी बेइज्जती थी। जिन अफसरों के चेहरे कल तक गर्व से लाल हो रहे थे, उनके चेहरों पर रातों रात हवाइयां उड़ने लगी और पूरा सरकारी तंत्र इस अप्रत्याशित झटके से सुन्न होकर रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान यानी कि कंगाल पाकिस्तान, जिसकी औकात और हैसियत आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी होकर रह गई। जी हां, आपने ठीक सुना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान को एक गलतफहमी हो गई थी कि वो अपनी फटी झोली और खोखली कूटनीति के दम पर ईरान और अमेरिका जैसी दो धुरंधर विरोधी महाशक्तियों के बीच मसीहा बनकर उभरेगा और मध्यस्थता की भूमिका मलाई अकेले खा जाएगा। लेकिन कतर ने ऐन वक्त पर अपनी अकूत दौलत और मजबूत कूटनीतिक रसूख की ऐसी चौथिया देने वाली चमक दिखाई कि ईरान ने पाकिस्तान को दूध में गिरी मक्खी की तरह अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो अपनी प्राथमिकताओं से बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। कतर के इस चाल ने पाकिस्तान के उस खोखले दंभ को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जो वो हमेशा इस्लामी दुनिया का सब घोषित अगुआ बनने के लिए दिखाता रहता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ऊंचे मंचों पर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा और इस्लामिक दुनिया का सिरमौर समझने वाले पाकिस्तान के ईरान ने वो तकड़ा और करारा झटका दिया है कि उसकी पूरी सियासी और फौजी चूल्हे हिल गए। यानी कि अमेरिका के आगे हमेशा एक अदना से कर्ज के लिए भीगी बिल्ली बनने वाले और ईरान के सामने पड़ोसी होने के बड़े बड़े झूठे दावे करने वाले पाकिस्तान को दोनों देशों ने सिरे से किनारे कर दिया। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को बिना बताए गुपचुप तरीके से स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत और निष्पक्ष जगह को इस ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील बैठक के लिए चुनकर पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज इस्लामाबाद में साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की उस विदेश नीति की विफलता है जो हमेशा दूसरों के भरोसे अपनी दुकान चलाने की कोशिश करती है। इस करारे कूटनीतिक तमाचे से पाकिस्तान के हुक्मरानों, वहां की चुनी हुई कठपुतली सरकार और असल सत्ता संभालने वाली फौज के दिल पर सांप लौट रहा है और वो बुरी तरह छटपटा रहा है। पूरे मुल्क में इस समय इस कदर गहरी निराशा, मायूसी और सन्नाटा पसरा हुआ है कि उनके पाले हुए
पिट्ठू पत्रकारों और फौज के इशारों पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तथाकथित एक्सपर्ट्स का दर्द अब टीवी चैनलों पर आंसू बनकर खुलेआम छलकने लगा। उनके जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने जो एक टॉक शो में रोते बिलखते हुए पूरी दुनिया के सामने अपनी फौज की नाकामी और देश की खट्टी साखी पोल खोल कर रख दी कि कैसे ईरान ने कतर के टुकड़ों के लिए पाकिस्तान को लात मार दी और पाकिस्तान हाथ मिलाता रहा। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी फजीहत, वैश्विक थू-थू और जंग हसाई के बीच और जंग हसाई के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की धीरता और बेशर्मी का कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि जब अगर देखा जाए तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वाली फौज पीछे खड़ी हो तो लाज शर्म तो वैसे ही गायब हो जाती है। जब पाकिस्तान को पता चला कि कतर के प्रधानमंत्री इस महाबैठक में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके सिप सालार मोहसिन नकवी भी अपनी डूबती इज्जत का तिनका बचाने के लिए आनन फानन में स्विट्जरलैंड की तरफ दौड़ पड़े। उनकी हड़बड़ाहट साफ बयां कर रही थी कि वो इस कदर डरे हुए थे कि कहीं जो थोड़ा बहुत बचा कुचा क्रेडिट है वो उनके हाथों से पूरी तरह ना निकल जाए और वो दुनिया के सामने बिल्कुल नंगे ना हो जाए। स्विट्जरलैंड के चक्कर काटने का पाकिस्तान का एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो किसी भी तरह दुनिया के सामने ये झूठा ढोंग और पाखंड रचा सके कि इस पूरी वैश्विक बातचीत और शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भी कोई बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही। वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये जताना चाह रहा था कि हम भी पर्दे के पीछे से दोनों देशों को समझा रहे, बातचीत को आगे बढ़ा रहे। यानी सीधी भाषा में कहें तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनने की नाकाम कोशिश की जा रही। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि पाकिस्तान वहां सिर्फ अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए लाचारों की तरह हाथ पैर मार रहा। पर अब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने और वहां चक्कर काटने से क्या होने वाला, सिवाय इसके कि पूरी दुनिया उनकी इस हरकत पर हंसी। कतर ने कूटनीति के इस बिसात पर पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त और पटकरी दी है कि पाकिस्तान चारों खाने चित होकर आसमान की तरफ देख रहा है। दरअसल ये कोई सीधा कूटनीतिक मामला नहीं था, बल्कि सारा खेल पैसे की खनक, आर्थिक मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता का था, जिसमें पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं। कतर पिछले काफी समय से इस कोशिश में लगा हुआ था कि खाड़ी क्षेत्रों, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम कराने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी और निर्णायक। और ईरान भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह जानता है कि आने वाले समय में जो असली खेल होगा वो केवल खोखले दावों का नहीं, बल्कि भारी भरकम पैसे और निवेश का ही होने वाला। पाकिस्तान के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, वो किसी भी आर्थिक मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है किसकी? कतर के इस अपार और असीमित आर्थिक ताकत के आगे पाकिस्तान की फटी हुई और कर्ज की भीख मांगने वाली झोली बहुत छोटी और लाचार नजर आती है, जिसे देखकर कोई भी कह दे कि कंगाली में आटा गीला होना किसे कहते। ईरान को बहुत अच्छे से मालूम है कि कतर ही वो इकलौता जरिया है जिसके दम पर उसे प्रतिबंधों के बीच भी 300 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम मिल सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को जिंदा कर सके। इसके अलावा कतर के बैंकों के भीतर ईरान की 60 अरब डॉलर की विशाल संपत्ति भी फ्रीज पड़ी है, जिसे वापस पाने के लिए ईरान का कतर की तरफ झुकना स्वाभाविक था। और इसी आर्थिक नफा नुकसान को देखते हुए ईरान ने पाकिस्तान को अंगूठा दिखाकर कतर का हाथ थाम लिया और उसे अपनी औकात याद दिला दी। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी झूठी शान और बड़प्पन दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड की वादियों में अपनी जबरन मौजूदगी दर्ज कराने की नाकाम और हास्यास्पद कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी बैठक की कामयाबी पर ही अनिश्चितता के काले और घने बादल मंडराने लगे। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरह किसी के टुकड़ों पर पलने वाला देश है, जो अमेरिका के एक इशारे पर दुम हिलाने लगे और झुक जाए। ईरान इस बैठक में किसी लाचार की तरह नहीं, बल्कि एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र की तरह अमेरिका की आंख में आंख डालकर अपनी शर्तें थोपने के इरादे से कदम रख रहा है, जिससे इस बातचीत के परिणाम को लेकर दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ असमंजस में पड़े।
ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुख्य और बेहद खास प्रतिनिधि होजोतोले सलाम अब्दुल्ला हाजी सादेगी ने अमेरिका को उसी असली औकात और सीमाएं दिखाते हुए साफ लफ्जों में कह दिया है कि वॉशिंगटन के साथ बैठकर बातचीत कराना हमारे लिए कोई मुख्य या एकमात्र विकल्प नहीं। उन्होंने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए अपने बयान में सुपर पावर को खुलेआम चेतावनी तक दे दी है कि वो इस मंच पर पूरी ताकत, पूरी सावधानी और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के साथ उतरेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने कोई चालाकी की तो वो चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं और किसी भी साम्राज्यवादी ताकत के आगे घुटने नहीं देंगे। ईरान ने इस बेहद आक्रामक, सख्त और निडर रुख से महाशक्ति होने का घमंड पालने वाले अमेरिका के भी पसीने छूट गए और उसकी कूटनीतिक रणनीतियां धरी की धरी रह गई। अमेरिका हमेशा से ये गलत सोच और मुकाबला पाले आया है कि वो अपनी आर्थिक पाबंदियों और फौजी ताकत की धौंस जमाकर दुनिया के किसी भी देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की तरह चंद सिक्कों के लिए बिकने वाला या अपनी संप्रभुता का सौदा करने वाला देश है। इस बेहद तल्ख बयान के बाद स्विट्जरलैंड में होने वाली इस महाबैठक में सफल नतीजों पर भी अब गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे और अमेरिका की दादागिरी को करारा जवाब मिला। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर अपनी थूथू करा रहा है और बेइज्जती के नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ कुदरत उस कंगाली के मारे देश पर चौतरफा कहर बरपा रही है, जिसे उसके अपने घर के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ढाक के तीन पात वाली स्थिति बन गई। पाकिस्तान का सबसे मशहूर, सबसे लजीज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुल्क को थोड़ी बहुत पहचान दिलाने वाले फलों का राजा यानी आम इस समय खुद बहुत बड़े अस्तित्व के संकट और घाटे के दौर से गुजर रहा है, जिसने वहां के गरीब किसानों और बागवानों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। इस समय आसमान से बरसती भीषण आग, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जानलेवा लू के बीच पाकिस्तान के गरीब आम उत्पादक और मजदूर खेतों और बागों में दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा कमा सके, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में आम का सीजन अपने पूरे शबाब और चरम पर होने के बावजूद पाकिस्तानी किसानों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही हैं और उनके घरों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। पाकिस्तान को इस बार अपनी इस सबसे बड़ी नकदी फसल और अपनी राष्ट्रीय शाह कहे जाने वाले मीठे आमों अगर देखा जाए तो मुनाफे की जगह सिर्फ और सिर्फ भारी और कमरतोड़ आर्थिक नुकसान ही नसीब हो रहा, जिससे उनकी पूरे साल की मेहनत पल भर में धूल में मिल गई। यानी कि लंबे समय से दाने दाने को मोहताज आसमान छूती महंगाई के त्रस्त और आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के कोने कोने में कटोरा लेकर भीख मांगने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब एक और बहुत बड़े आर्थिक झटके को झेलने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान की मुश्किल इसलिए और ज्यादा भयावह और डरावनी हो गई है क्योंकि इस सीजन की जो सबसे अहम, भरोसेमंद और विदेशी मुद्रा कमाकर देने वाली नकदी फसल थी वो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मोर्चों पर उनके लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हो गई। यानी उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत आ चुकी है और डूबती नैया को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आम की जिस बेशकीमती फसल को पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पैदा करता था और दुनिया भर के अमीर देशों के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी खाली तिजोरी को थोड़ा बहुत भरने का काम करता था, उस आम के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में इस साल रिकॉर्ड 30% की भारी और ऐतिहासिक गिरावट आने की पुख्ता आशंका जताई गई। इस इतनी बड़ी और अप्रत्याशित गिरावट ने पाकिस्तान की कृषि पर पूरी तरह निर्भर और पहले से भी वेंटिलेटर पर चल रही अर्थव्यवस्था की बची कुची रीढ़ को, हुड्डी को भी पूरी तरह से चटका दिया, जिससे उनका रहा सहा घमंड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गुरूर भी हवा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में आम का मौसम तो अपनी पूरी रफ्तार और जोरों पर है, लेकिन बीते सालों में जिस मुनाफे वाले और अमीर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट मार्केट के दम पर पाकिस्तान हवा में उड़ता था, इस बार वहां ना मात्र का माल ही भेजा जा सकता।
इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान की कमजोर और पूरी तरह से खेती पर टिकी अर्थव्यवस्था इस समय पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण भू राजनीतिक संकट और युद्ध की भयंकर चपेट में आ चुकी है, जिससे उनके बने बनाए आर्थिक खेल को बिगाड़ कर रख दिया गया है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। खाड़ी देशों में फैले भयंकर युद्ध, तनाव और अस्थिरता ने पाकिस्तान के मीठे और रसीले आमों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ऐसा कड़वा जहर घोल दिया है कि अब उसे ग्लोबल मार्केट में कोई खरीदार ही नसीब नहीं हो रहा। जो खाड़ी देश कभी पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े दीवाने हुआ करते थे और हाथों हाथ उसकी पूरी फसल खरीद लेते थे, आज वो खुद अपनी सुरक्षा करने, युद्ध के खतरों से निपटने और आंतरिक आर्थिक संघर्षों को सुलझाने में इस कदर व्यस्त हैं कि उनके पास पाकिस्तान के आमों की तरफ देखने का वक्त नहीं। जिससे पाकिस्तान के 9 दिन चले 2.5 कोस वाले इरादे धरे के धरे रह गए और व्यापारिक रास्ते बंद। पाकिस्तान के बड़े बड़े आम व्यापारियों और आड़तियों की माने तो इस साल एक्सपर्ट से होने वाली उनकी कुल सालाना बिक्री और कमाई में 30% से ज्यादा की सीधी और गहरी सेंध लग चुकी है, जो उनके इतिहास में कभी नहीं। गल्फ यानी खाड़ी के बाजारों में पाकिस्तान आम की मांग पूरी तरह से ठप और जमींदोज हो चुकी है और यही सही कसर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में शिपिंग की आसमान छूती बढ़ती अगर देखा जाए तो बड़ी लागत ने पूरी कर दी है, जिसने छोटे बड़े सभी व्यापारियों को आसमान से खींचकर जमीन पर पटक दिया और वो पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर आ खड़े हुए, जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान के घरेलू हालात की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी ज्यादा बदतर और खौफनाक, क्योंकि वहां के आम नागरिक खुद इस समय इतिहास की सबसे भयंकर महंगाई की मार झेल रहे हैं। जब देश में रोटी, आटा, दाल और दूध जैसी बुनियादी चीजों के भाव आसमान छू रहे हो और गरीब जनता को 2 वक्त का पेट भरने के लाले पड़े हो, तो वहां आम जैसी महंगी चीजें भला कौन खरीदेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के अपने घरेलू बाजारों में भी आम की मांग और बिक्री पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है, यानी चोर पर मोर बैठने वाली बात सच साबित हो रही है और घरेलू अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा आम उगाने वाले विशेष इलाके ठंडो अला हयार की जमीन हकीकत अगर देखा जाए तो और भी ज्यादा दर्दनाक, खौफनाक और किसानों के आंसू निकालने वाली है। वहां के मशहूर सिंदरी आम विशाल बागों की देखरेख करने वाले मोहम्मद शकील जैसे पारंपरिक किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बागान के पट्टे का शुरुआती खर्च और मजदूरों की मजदूरी निकालना भी उनके लिए लोहे के चने चबाने और अंगारों पर चलने जैसे बेहद मुश्किल काम हो गया, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कर्ज के अंतहीन जाल में फंसते जा रहे। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं, अगर देखा जाए तो नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं कि कई बड़े और पुराने ठेकेदारों ने होने वाले भारी नुकसान के डर से इन आम के बागों से इस साल पूरी तरह से अपनी दूरी बना ली। उन्होंने बाग मालिकों को एडवांस में दिया हुआ अपना लाखों रुपयों का बयाना और पैसा तक डूबने के लिए छोड़कर बागों से भागना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के इस डूबते हुए आर्थिक दलदल में अगर वो और आगे उतरे तो उनका बचा कुचा सब कुछ पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यानी उन्होंने जान बची तो लाखों पाए वाली नीति अपना ली और बागों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे दक्षिण एशिया में फलों का राजा कहा जाने वाला आम पाकिस्तान के लिए किसी कुदरती खजाने या सोने की खदान से कम नहीं माना जा रहा, जहां इसकी 2 दर्जन से ज्यादा बेहद खास, रसीली और स्वादिष्ट किस्मों देखा जाए तो उगाई जाती है। हर साल इस अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और एक्सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को लगभग $110 मिलियन की मोटी और शुद्ध विदेशी मुद्रा की कमाई होती है, जो उसकी हमेशा से डूबती रहने वाली अर्थव्यवस्था के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा काम करती थी और दुनिया के सामने उनकी थोड़ी बहुत लाज बची रहती थी। यही वो बड़ा और मुनाफे वाला फल कारोबार था जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आम एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक देश बनाता था। और पाकिस्तान हुक्मरान पूरी दुनिया में घूम घूम कर इस बात पर खूब घमंड और हैकड़ी दिखाया करते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान का ये आखिरी घमंड और हैकड़ी अंतर्राष्ट्रीय संकट के थपेड़ों के आगे पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है और
उसका ये सोने का अंडा देने वाला आम का पूरा कारोबार खुद आईसीयू और वेंटिलेटर पर पहुंच गया है, जहां सरकार बद इंतजामी और आर्थिक बदहाली के कारण सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चीफ पैट्रन वहीद अहमद ने पाकिस्तान की इस बेहद कड़वी और डरावनी हकीकत पर आधिकारिक रूप से अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान के कुल आम का लगभग 80% बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों, ईरान और पड़ोसी देश अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट होता था, लेकिन हाल के महीनों में तमाम देश खुद भीषण युद्ध, गृह युद्ध और आंतरिक फौजी संघर्ष की भयंकर आग में पूरी तरह से झुलस रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का एक पंथ दो काज का सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। ऐसे में खुद भुखमरी और युद्ध की कगार पर खड़े इन पड़ोसी देशों के पास पाकिस्तान का महंगा आम खरीदने की ना तो कोई फुर्सत है और ना ही उनकी अर्थव्यवस्थाओं के पास इसके लिए फालतू पैसा बचा है। इसी का सीधा और घातक परिणाम ये हुआ कि इस साल पाकिस्तान के आम का कुल एक्सपोर्ट पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 30,000 टन की भारी कटौती के साथ घटकर महज 80,000 टन के बेहद निचले स्तर पर सिमट कर रह जाने वाला है, जो पाकिस्तानी व्यापारिक इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है और उनके गाल पर एक ऐसा तमाचा है जिससे वो चाहकर भी छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान की किस्मत की मार देखिए कि उसकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जलडमरू मध्य में मचे भारी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बवाल और जहाजों पर होने वाले हमलों की रुकावट की वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और एनर्जी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। इस वैश्विक ईंधन संकट ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिपिंग और माल ढुलाई के खर्च को पाकिस्तानी आम व्यापारियों के बीच और बजट उनकी औकात और उनकी पहुंच से कोसों दूर एक दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचा दिया, जिससे मुनाफा तो दूर लागत निकलना भी मुमकिन नहीं रह गया और व्यापारियों की अकल ठिकाने आ गई। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां 25 टन आम से भरे एक बड़े रेफ्रिजरेटर कंडक्टर को समुद्र के रास्ते विदेश भेजने की कुल शिपिंग लागत लगभग 1400 अमेरिकी डॉलर के आसपास आती थी, वहीं इस साल वो किराया 5 गुना से भी ज्यादा रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ बढ़कर सीधे 6,000 से 7,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए कितना भारी भरकम और डरावना किराया देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आम बेचना किसी भी व्यापारी के लिए अपनी जेब से पैसे गंवाने और घाटे का सौदा करने जैसा नहीं तो और क्या। ये तो वही बात हो गई ना, आ बैल मुझे बात, और खुद को कंगाली के कुएं में धकेल दो। अगर पाकिस्तान की स्थानीय घरेलू मंडियों की बात करें तो वहां विदेशों में माल न जान पाने के कारण आम की आवक और जमावड़ा बहुत भारी और जरूरत से ज्यादा हो गया है, लेकिन वहां के स्थानीय खरीदारों की अपनी खाली जेबों इस बात की गवाही नहीं दे रही है। एक्सपोर्ट पूरी तरह रुकने की वजह से पाकिस्तान के भीतर आम के दाम भले ही पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल कोड़ियों के भाव और मिट्टी के मोल हो गए हैं, लेकिन कंगाली के इस भीषण दौर में वहां के आम लोग उसे केवल हसरत भरी निगाहों से देख ही पा रहे हैं और चाहकर भी अपने बच्चों के लिए 1 किलो आम नहीं खरीद सकते। आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान की आम भोली भाली जनता इस कदर पीस दी गई है कि उनके लिए फल खरीदना तो बहुत दूर की विलासिता है, बल्कि 2 वक्त की सूखी रोटी और नमक जुटाना ही किसी पहाड़ तोड़ने या जंग जीतने जैसा काम हो गया है। पाकिस्तान सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार और आखंड खर्च के बोझ तले दबी वहां की आवाम अब फल खरीदने की मानसिक और आर्थिक स्थिति में ही नहीं बची है, जिसके कारण मंडियों में फलों का राजा आम पड़े पड़े सड़ रहा है और उनका सारा राष्ट्रीय गुरूर मिट्टी में मिलकर बदबू मार रहा है। यानी कि स्थिति वास्तव में पाकिस्तान की कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर हुई मुकम्मल विफलता और पतन का सबसे बड़ा और जीता जागता ऐतिहासिक प्रमाण, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। एक तरफ जहां उसके हुक्मरान विदेशों के महंगे होटलों में जाकर अपनी झूठी इज्जत और कूटनीतिक भूमिका की भीख मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद उनके अपने देश के भीतर का अन्नदाता किसान और छोटा व्यापारी भूखमरी और दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका है। और पाकिस्तान की इस बदहाली और बेवकूफी पर अब पूरी दुनिया ठहाके लगाकर हंस रही है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुना।
अमेरिका और पश्चिम एशिया के अमीर खाड़ी देशों को खुश करने की अंधी चाहत और उनकी जी हुजूरी करने के चक्कर में पाकिस्तान ने हमेशा अपने ही देश के हितों और अपनी जनता को पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। वो अपनी औकात भूलकर हमेशा दूसरों के फटों में टांग अड़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पंच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब खुद उस पर कोई बड़ी आर्थिक या प्राकृतिक मुसीबत आती है तो उसके वो तथाकथित अमीर आका और दोस्त भी उनका साथ छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि इस बार ईरान और कतर ने किया और उसे दुनिया के सामने अंध मुंह गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का ये बेहद क्रूर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है कि ये दुनिया केवल और केवल उसी देश का सम्मान करती है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अपने देश का उत्पादक बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय केवल दुनिया के अलग अलग देशों और IMF से कर्ज लेकर देश चलाने और अय्याशी करने की बुरी आदत डाल चुका है और आज उसी का ये नतीजा है कि कोई भी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा उसके बिना ही तय कर ली जाती है और उसे ठेंगा दिखा दिया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी फौज के जनरल चाहे जितने भी VIP दोनों दौरे पर स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों के कर क्यों ना लें और वहां के महंगे होटलों का बिल सरकारी खजाने से ही बढ़ा लें, लेकिन इससे जमीनी कड़वा सच कभी नहीं बदलने वाला है। पूरी दुनिया अब ये बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि पाकिस्तान की हैसियत अब अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर एक मामूली और रीढ़ विहीन मोहरे से ज्यादा की नहीं रह गई है, जिससे महाशक्तियां केवल अपनी सहूलियत और स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल करती है और काम निकल जाने के बाद दूध की मक्खी की तरह फेंक देती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय चौतरफा विनाश, कंगाली और कूटनीतिक अलगाव की मार एक साथ झेल रहा है, जिससे उसकी हालत धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसी हो गई है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया की महाशक्तियां उसे अगर देखा जाए तो घास डालने को भी तैयार नहीं है और ईरान जैसा पड़ोसी देश उसे अंगूठा दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों के महल की तरह भरभराकर ढह गई है। जैसे देश कभी बड़े बड़े मंचों पर बैठकर कूटनीति के राग अलापता था, आज वो अपने आम तक बेचने के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के इस लाचारी और बदहाली को देखकर साफ समझ आता है कि जब नीयत में ही खोट हो तो बरकत कैसे हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा अपने देश के विकास पर ध्यान देने के बजाय दूसरों का बुरा चाहने और साजिशें रचने में अपना समय गंवाते हैं। आज जब उनका खुद का घर आर्थिक तंगी की आग में जल रहा है तो उन्हें बुझाने के लिए कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। ईरान ने जो कतर का हाथ थामा है उसने पाकिस्तान के कूटनीतिक अहंकार को ऐसा तोड़ा है कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे। कूटनीति के बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज स्विट्जरलैंड की सड़कों पर बिना बुलाए मेहमान की तरह घूम रहे हैं और उनकी ये लाचार हालत देखकर तरस कम और हंसी ज्यादा आती है। अपनी जनता को भूखा रखकर जो फौज अरबों का बजट डकार जाती है और देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठी है, आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए दूसरों की मिन्नतें कर रही है। लेकिन दुनिया के बड़े देश अच्छी तरह जानते हैं कि खोखले बर्तनों में आवाज ज्यादा होती है, इसलिए वो पाकिस्तान को केवल तमाशा देखने के लिए कोने में बिठा देते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी यही है कि इसके हुक्मरान अपनी औकात और जेब से बड़े सपने देखते हैं और जब वो सपने कांच की तरह टूटते हैं तो उसका दोष खुद की गलतियों पर मरने के बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। आम की फसल बर्बाद होने से देश के भीतर जो हाहाकार मचा है उसने इनके खोखले विकास और कृषि क्रांति के दावों की धज्जियां उड़ा दी। जो देश अपने मेहनती किसानों को बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा नहीं दे सकता वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच सुलह कराने चला था। ये तो वही बात हो गई, खुद मियां फजीयत दूसरों को नसीहत। अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी इस वैश्विक बेइज्जती और आर्थिक तबाही से कुछ सबक सीखे और दूसरों के फटों में टांग अड़ाना बंद करे, क्योंकि उनकी दाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं भी गलने वाली नहीं है। कतर ने अपनी आर्थिक ताकत के दम पर उन्हें जो आईना दिखाया उसमें पाकिस्तान को अपनी असली बदहाल और डरावनी सूरत साफ साफ देख लेने लग चाहिए और अपनी जमीन पर ध्यान देना चाहिए। भीख मांगकर और कर्ज के टुकड़ों पर गुजारा करने वाले देश कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर राजा नहीं बन सकते। उन्हें हमेशा प्यादे की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के इस बेहद बदतर, लाजार और देखा जाए तो दयनीय हालत को देखकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी इस करारी कूटनीतिक हार को समझकर आज यही कहा जा सकता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो।
दूसरों के रास्तों में कांटे बोने और उनके लिए हमेशा गड्ढा खोदने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान आज खुद अपनी ही हरकतों की वजह से आर्थिक और राजनीतिक कंगाली के ऐसे गहरे दलदल में समा चुका है जहां से उसे अब कोई मसीहा नहीं बचा सकता और उसकी ऐतिहासिक बेइज्जती दुनिया के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।